Today we will talk about another unit, that is Unit 9, Geographical Techniques। तो इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक मैप्स से। इसमें आपको जो मैप्स पढ़ने हैं वो हैं कैडेस्ट्रल, टोपोग्राफिकल, वॉल एंड एटलस मैप्स। ये आपको कैसे पढ़ने हैं? एक तो इनका स्केल पढ़ना है कि इनमें से कौन सा स्मॉल स्केल मैप है, कौन सा लार्ज स्केल मैप है, और इनका इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी दे सकते हैं, जैसे कि कैडेस्ट्रियल या टोपोग्राफिकल दे दिया। तो इसमें आपको ये फाइंड आउट करना होगा कि ये मैप कौन से हैं। फिर आते हैं हमारे कोरोस्केमेटिक मैप्स, आइसोप्लैथ, ट्रैकोग्राफिक, डॉट मैप, अरिथमेटिक। इसमें अरिथमेटिक का इंपॉर्टेंट सब टाइप है हीट मैप। ये हीट मैप आइसो अरिथमेटिक मैप होता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है इसमें डाइस्केमेट्रिक, और इसी में एसोसिएट करके पढ़ना है आपको क्लोरोपेथ। और इनका जो बीच का डिफरेंस है वो आपको पता होना चाहिए। वो आपको तब पता चलेगा जब आप इन दोनों को एक साथ एसोसिएट करके पढ़ोगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा कोरोक्रोमेटिक मैप्स, जो कि शेड्स या कलर्स के द्वारा जो हम मैप्स बनाते हैं वो इसमें आते हैं। ठीक है, तो इस तरह से कुछ मैप्स हैं जो हमें पढ़ने हैं। सो जो इनकी कैसे कैसे पढ़ना है वो आप अच्छी तरह से डिटेल्स में अगर देखना चाहते हैं तो उसके लिए मैं आप अनदर वीडियो बना सकती हूँ। जो कोरो स्कीमेटिक मैप्स है, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, इसमें जो मैप आएगा उसमें जैसे क्रॉप्स की रिप्रेजेंटेशन होगी। जैसे राइस के लिए हम डब्ल्यू लिखते हैं ना, वीट के लिए हम डब्ल्यू लिखते हैं, राइस के लिए आर लिखते हैं। तो वो जो मैप होगा वो होगा कोरोस्केमेटिक। इस तरह से आपको ये याद करने हैं और इसी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट आता है हमारा प्लानीमीटर, ओपिसोमीटर और प्लेंटोग्राफ। ये कुछ मेजरमेंट स्केल्स हैं, ये आपको ध्यान रखनी है कि इनसे कौन क्या रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट आता है हमारा फ्लो चार्ट, बार डायग्राम, पाई चार्ट। इनसे आपको डाटा कलेक्ट करना आना चाहिए। जैसे फ्लो चार्ट से अगर कोई थिक एरो है, थिन एरो है, कोई लॉन्ग एरो है, तो वो किस तरह से फ्लो को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे ही बार डायग्राम से आपको डाटा एक्सट्रैक्ट करना आना चाहिए और पाई चार्ट से कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें आपसे जो सेक्टर डिवाइड होंगे उसमें आपको ये डाटा एक्सट्रैक्ट करना आना चाहिए कि कौन सा सेक्टर कितने डिग्री का है, तो वो कितना जो डाटा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें जो आते हैं हमारे पाई चार्ट में, वो आता है क्वेश्चन परसेंटेज के बेसिस पे भी। तो इसमें आपको डिग्री वाइज और परसेंटेज वाइज दोनों तरह से याद करना है। नेक्स्ट जो हमें टॉपिक है वो पढ़ना है क्लाइमोग्राफ, हीदरग्राफ और इरेगोग्राफ। क्लाइमोग्राफ और हीदरग्राफ जो पता है आपको कि ग्रिफिथ टेलर ने दिया था, इसमें रो, स्कोचिंग, मगी, ये सब ही आपको पता होना चाहिए कि कौन किसको कितना रिप्रेजेंट कर रहा है। टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, वेट ब्लब से कौन सा ग्राफ जो है, वेट ब्लब किसका बेसिस लिया गया है, तो वो आपको याद करने। वन वर्ड एसोसिएशन में आपसे जो पूछे जाएंगे वो हैं जियो रेफरेंसिंग, डेटम। ये आपको वन वर्ड एसोसिएट करके ही पढ़ने, ये ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस बेसिकली ये पता होना चाहिए कि जियो रेफरेंसिंग होता क्या है, डेटम होता क्या है। ऐसे ही प्रोजेक्शंस हैं, जैसे कॉनिकल प्रोजेक्शन होगी, सिलेंड्रिकल, एजोमिथल। ये कौन सी प्रोजेक्शन किस काम आती है, ज़्यादा डिटेल में इसमें जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना उतना डिटेल में क्वेश्चन आता है। जैसे कि कॉनिकल रिप्रेजेंटेशन किसको रिप्रेजेंट करती है, ये मिड लैटिट्यूड्स को रिप्रेजेंट करती है कि जहाँ पे जो कॉनिकल जो सरफेस है वो उसको बेस जो होगा वो जहाँ पे ग्लोब को टच करेगा उस लैटिट्यूड पे एकदम करेक्ट मेजरमेंट होगी। उससे ऊपर नीचे जितना दूर होते जाएंगे उतना जो है एरर्स आते जाएंगे। ऐसे सिलेंड्रिकल सिलेंड्रिकल इक्वेटर के लिए है। एजोमिथल किसी भी एरिया स्पेसिफिक के लिए हम यूज करते हैं एजोमिथल में। और इसका सब टाइप क्या है, जेनिथल मैप्स। ठीक है, इससे आगे जो हमारा आता है वो टॉपिक है स्पेशल डाटा का। स्पेशल डाटा में आपको क्या पढ़ना है, इसमें पढ़ने हैं आपको वेक्टर और रेस्टर डाटा। वेक्टर डाटा क्या होता है और रेस्टर डाटा क्या होता है। वेक्टर डाटा में आपको जैसे कि ब्लॉक वाइज जो शेडेड ब्लॉक्स आते हैं, और रेस्ट वो कौन से होते हैं, वेक्टर होते हैं या रेस्टर होते हैं। जो लाइन होती है, लाइन के द्वारा जो प्रेजेंट किया जाता है डाटा, वो
कौन से होते हैं। तो इस तरह से आपको दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए, और इसी फॉर्म में जो है क्वेश्चन वो आता है कि इनमें से कौन सा वेक्टर डाटा है। जैसे कि कोई डॉट मैप दे देंगे, ब्लॉक शेडेड ब्लॉक्स का दे देंगे, तो आपसे ये पूछ लेंगे कि ये स्पेशल में वेक्टर डाटा है या रेस्टर डाटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें हमारा स्कैनर से। स्कैनर्स में क्या है कि अक्रॉस ट्रैक स्कैनर जो कि पुश ब्रूम है, और अलोंग ट्रैक स्कैनर जो विस्क ब्रूम है। इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि पुश ब्रूम कौन सा है, विस्क ब्रूम किस तरह से काम करता है। तो ये दोनों तरह से आपको जो है पता होना चाहिए कि जैसे एंगली जो मेजर करते हैं, या फिर एक लाइन में जो सीधा मेजर करते हैं, वो कौन सा स्कैनर है। तो इस तरह से आपको स्कैनर का जो टॉपिक है वो अच्छी तरह से डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि इससे जो क्वेश्चन है बहुत बार आ चुका है। और ये आपको दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है कि अक्रॉस ट्रैक और अलोंग ट्रैक कौन सा है। इसके बाद आते हैं हमारे स्वोथ और नादिर पॉइंट। ये कुछ इसी में टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपको पता होना चाहिए कि स्वोथ क्या होता है, कि जो स्कैनर एरिया कवर करता है वो स्वोथ होता है। नादिर पॉइंट जो परपेंडिकुलर एकदम बिलो उसके पॉइंट होता है वो नादिर पॉइंट होता है। तो ये टर्मिनोलॉजी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें रिजोल्यूशन का। रिजोल्यूशन हमारे 4 टाइप के रिजोल्यूशन हमारे सिलेबस में जो है, स्पेशल, स्पेक्ट्रल, रेडियोमीटर और टेम्पोरल। इसमें आपको वन वर्ड एसोसिएशन के साथ पढ़ना है कि क्या होते हैं। नेक्स्ट आता है स्कैटरिंग। स्कैटरिंग में 3 तरह के स्कैटरिंग गिवन है। तो इसमें आपको ये एक तो इस तरह से आएगा कि अगर वेवलेंथ का जो साइज है वो पार्टिकल के साइज से जिससे वो टकरा रही है उससे बड़ा है या छोटा है, तो कौन सी स्कैटरिंग होगी, सिलेक्टिव स्कैटरिंग होगी या नॉन सिलेक्टिव। फिर इसमें आता है कि अगर क्लाउड का कलर वाइट है तो वो कौन सी स्कैटरिंग की वजह से है, स्काई का कलर ब्लू है तो वो कौन सी स्कैटरिंग की वजह से है। ठीक है, इस तरह 2 तरह से क्वेश्चन आपसे फॉर्म हो सकते हैं। फिर आता है विजिबल स्पेक्ट्रम, जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम उसका एक पोर्शन है विजिबल स्पेक्ट्रम का। उसकी रेंज आपको स्पेसिफिक याद होनी चाहिए, और इसमें मैच द फॉलोइंग में और जो पूरा स्पेक्ट्रम है उससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि एक्सरे, गामा रे, इनकी आपको रेंज दे देंगे और फिर मैच द फॉलोइंग दे देंगे दूसरी साइड में, तो वो आपको याद करनी है पूरे के पूरे। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो टॉपिक आता है हमारा रिमोट सेंसिंग से। रिमोट सेंसिंग में क्या पढ़ना है आपको, एक तो उसकी प्रोसेस, दूसरी उसके स्टेजेस। यानी कि वो जैसे इंसोलेशन आई एटमॉस्फेयर में, फिर उसके बाद वो कहाँ से कितनी डिफ्यूज हुई, कितनी वापस चली गई, कितनी हमारी एटमॉस्फेयर तक आई, फिर कहाँ से वो रेडार के पास डिटेक्ट हुई, फिर वो वापस आती है, फिर उससे हम आउटपुट निकालते हैं। तो वो हमारी पूरी जो स्टेजेस हैं, 8-9 स्टेजेस, वो आपको इन सीरीज याद होनी चाहिए, वो आपको सीरीज में लगानी आ सकती हैं। फिर नेक्स्ट आता है इसमें हीट बजट का, कि हीट बजट में आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कितनी बाहर गई, कितनी एटमॉस्फेयर ने एब्जॉर्व कर ली, कितनी हमारी अर्थ सरफेस पे पहुंचती है। और इसी में टॉपिक आपको याद करना है एल्बिडो का। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा एरियल फोटोग्राफ्स का। एरियल फोटोग्राफ्स में क्या है कि पहला आता है स्केल से, कि लार्ज स्केल एरियल फोटोग्राफ है, मीडियम स्केल है, या फिर स्मॉल स्केल है। तो वो स्केल का यूनिट्स याद करनी है आपको। फिर आता है वर्टिकल, लो ओब्लिक और हाई ओब्लिक। ये आपको एंगल के साथ एसोसिएट करके पढ़ने की, लो ओब्लिक में कितना एंगल होगा, हाई ओब्लिक में कितना एंगल होगा। अगर हाई ओब्लिक है तो उसमें दूर का जो है वो थोड़ा, एक तो कर्व में होता है वो फोटो, और दूसरा वो जितनी दूर ज़्यादा जाएंगे वो थोड़ा ब्लर होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ये याद होना चाहिए। फिर आते हैं इसमें टर्मिनोलॉजीज और इसके टाइप्स। टर्मिनोलॉजी में क्या है कि एरियल फोटोग्राफ में फिड्यूशियल मार्क्स क्या होते हैं और प्रिंसिपल पॉइंट्स क्या होते हैं। और टाइप्स में फॉल्स, कलर्ड या पैनक्रोमेटिक, जैसे पैनक्रोमेटिक होती है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफ, और फॉल्स में जैसे कि अगर उसका रेड कलर है तो वो फॉल्स में उसको ब्लू या फिर डार्क ब्लैक से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये होती है फॉल्स एरियल फोटोग्राफी। तो ये इंफ्रारेड में काम आती है, तो ये आपको याद करने। फिर आता है हमारा जीपीएस के नेम्स और उनकी कंट्री, जैसे कि बिडू हो गया, वो चाइना का है। तो इस तरह से आपको बहुत सारे जीपीएस के नेम्स दे देंगे और उनके साथ मैच द फॉलोइंग दे देंगे कंट्रीज के नेम।
तो ये आपको सारे के सारे जीपीएस के नेम्स, उनकी कंट्री और उस जीपीएस में कितने सैटेलाइट्स लिंक हैं वो आपको याद करने हैं। नेक्स्ट आता है इसमें एक्टिव सेंसर या पैसिव सेंसर्स। ये हमारा जो है रिमोट सेंसिंग में ही टॉपिक कवर हो जाता है कि एक्टिव सेंसर्स कौन से होते हैं और पैसिव सेंसर्स कौन से होते हैं, किन में खुद की लाइट होती है और कौन जो सन की लाइट से काम करते हैं। फिर आता है मीन मीडियन मोड। इसमें आपको कैलकुलेशन ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, ना प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। फॉर्मूला याद कीजिए, फॉर्मूला में कौन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है वो याद कीजिए, इतना इनफ है। नेक्स्ट आता है इसमें रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस। जो रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन है ये आपको दोनों अच्छे से, जैसे Q1 Q2 Q3, ये किसको कितना क्या फॉर्मूला है, क्या ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक तो ये पढ़ना है क्वार्टाइल में, ये आपको इन डेप्थ पढ़ना है टॉपिक। फिर आता है रेंज। रेंज में जैसे जो हाईएस्ट वैल्यू उसमें से माइनस लोएस्ट वैल्यू, तो वो आ जाएगी उसकी रेंज, वो आपको पढ़ना है उसका फॉर्मूला। नेक्स्ट आता है मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला ही पढ़ना है आपको बस, और ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं आएगी। वेरिएंस में आपको जो फॉर्मूला इसका ओरिजिनल है वो, और स्टैंडर्ड डेविएशन की फॉर्म में जो वेरिएंस का फॉर्मूला है वो दोनों आपको याद करने हैं। फिर आता है हमारा लॉरेंज कर्व। लॉरेंज कर्व और गिनी कोफिशिएंट कर्व। जैसे लॉरेंज कर्व इन इक्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है और गिनी कोफिशिएंट उसी की फॉर्म है। तो ये जो लॉरेंज कर्व का जो ग्राफ है उसमें कौन सी स्लोप किसको रिप्रेजेंट करती है वो आपको पता होना चाहिए। फिर आता है कोरिलेशन का, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे जो क्वेश्चन है वो बनता ही बनता है, जैसे कि मैंने स्टार मार्क कर रखा है। और इसको जितने भी टाइप के इसके ग्राफ गिवन होंगे ना, वो आपको याद करके अच्छे से दिमाग में बैठा के जाने हैं कि अगर इस तरह से डॉट्स आए हुए हैं तो वो रैंडम है, क्लस्टर्ड है, किस तरह से अरेंजमेंट है, तो वो अच्छे से पढ़ना है आपको कोरिलेशन का। और इसमें जो कार्ल पियर्सन और स्पीयरमैन का जो कोफिशिएंट फार्मूला है वो सिर्फ आपको फार्मूला पढ़ना है, अगर उससे ज़्यादा डिटेल में क्वेश्चन आएगा तो वो किसी से नहीं होगा, तो ज़्यादा इस टॉपिक पे टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सब्जेक्टिव टॉपिक है। ठीक है, इसमें सिर्फ आपको कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला पता होना चाहिए और जो है स्पीयरमैन का फॉर्मूला पता होना चाहिए कोरिलेशन कोफिशिएंट का। फिर आता है हमारा टॉपिक रिग्रेशन एंड इट्स टाइप्स। इसमें आपको वन वर्ड एसोसिएशन के साथ पढ़ना है कि जैसे कि सिंपल रिग्रेशन क्या होता है, मल्टीपल रिग्रेशन क्या होता है, सिर्फ इतना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है। इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है आपको रिग्रेशन लाइन का, इसका फॉर्मूला भी आपको याद करके जाना है और इस पे क्वेश्चन जो कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है वो भी आता है। जैसे कि आपको ए बी और वाई की वैल्यू दे दी, एक्स की वैल्यू निकालनी पूछ लेंगे, तो ये फॉर्मूला वैसे तो क्वेश्चन में लिखा आता है लेकिन बाय चांस ना आए तो ये फॉर्मूला आप याद करके जाएंगे कि रिग्रेशन लाइन का फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें आर एन वैल्यूज का। आर एन वैल्यूज में क्या है कि आर एन वैल्यूज का एक तो ये फॉर्मूला है डी अपॉन 0.5 अंडर रूट ए अपॉन एन। इसमें क्या किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और आर एन वैल्यूज में जैसे 0.3 से 0.5 तक की वैल्यू है वो रैंडम, क्लस्टर्ड या फिर स्पेस्ड, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है वो भी आपको पता होना चाहिए। वो इसमें दो तरह से आपसे क्वेश्चंस दे सकते हैं, या तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको कैलकुलेशन करनी होगी, या फिर आपको दे देंगे कि कोई भी वैल्यू दे देंगे और उससे पूछ लेंगे कि ये क्लस्टर्ड होगी या फिर एज ए स्पेस्ड होगी या रैंडम जो है सेटलमेंट होगी। उसके बाद आता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये पेपर 1 और 2 दोनों में कॉमन है। नेक्स्ट आता है इसमें टेस्ट, प्रैग्मेटिक टेस्ट और नॉन प्रैग्मेटिक टेस्ट। पहले ही तो क्लासिफिकेशन ये याद करनी है कि कौन से टेस्ट प्रैग्मेटिक है कौन से नॉन प्रैग्मेटिक है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग में भी आपको याद करके जाना है कि जो टाइप 1 है, टाइप 2 है और जो वन टेल्ड है, ऐसे सारी अच्छे से इन डेप्थ टॉपिक जो पढ़ने लायक है वो हाइपोथेसिस टेस्टिंग का है। और इससे ये मान के चलिए कि 4 से 5 क्वेश्चन तो आपके आएंगे ही आएंगे, दोनों जो सब्जेक्ट हमारा पेपर 1 और पेपर 2 को मिला के। इसके बाद जो टेस्ट है जैसे कि टी टेस्ट, एफ एफ टेस्ट, जेड टेस्ट, काई टेस्ट, उसके बाद अनोवा, क्रुस्कल और मैन विटनी, ये सारे के सारे टेस्ट आपको पढ़ने के जाने, इनमें कितना सैंपल साइज लेते हैं, ये प्रैग्मेटिक है या नॉन प्रैग्मेटिक है, इनके अपोजिट में कौन सा है,
इससे अगर ज़्यादा वैल्यू इंक्रीज हो जाए तो वो टी के अंदर जेड टेस्ट आएगा, या फिर इसके अपोजिट में मैन विटनी आएगा, तो वो सभी आपको, मैन विटनी का अनदर नेम क्या है, ये सभी इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और हर बारी से क्वेश्चन बनता है इस टॉपिक से। ठीक है, तो ये टॉपिक आपको इन डेप्थ पढ़ना है। नेक्स्ट आता है हमारा सैम्पलिंग का। सैम्पलिंग में पढ़ना है आपको रैंडम या प्रोबेबिलिटी, जिसका अनदर नेम है, और या फिर नॉन रैंडम या नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। जैसे कि इसमें दो तरह से क्वेश्चन दे देंगे। इसमें जैसे सिंपल हो गया, और फिर उसके बाद जो है क्वार्टा हो गया, या फिर स्नोबॉल हो गया, जजमेंट हो गया, तो ये इस तरह से नेम दे देंगे और पूछ लेंगे कि ये रैंडम है या फिर नॉन रैंडम है, या प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है या नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। एक तो इस तरह से क्वेश्चन बनेगा। दूसरा सीधा डायरेक्ट पूछ लेंगे कि कोई स्टेटमेंट दे दी, और उसके बेस पे पूछ लेंगे कि ये स्नोबॉल सैम्पलिंग है या जजमेंट सैम्पलिंग है या कैसी सैम्पलिंग है। ठीक है, स्ट्रेटिफाइड पे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपको इसमें कुछ भी समझ में ना आए, तो आपको क्या करना है कि वो बेसिकली स्ट्रेटिफाइड ही मिलेगी। अगर आपको तुक्का मारना है तो स्ट्रेटिफाइड में मार के आना। ठीक है, नेक्स्ट इसमें जो टॉपिक आता है वो आता है हमारा स्ट्रीम ऑर्डर से। तो इस ग्राफ के थ्रू आपको स्ट्रीम ऑर्डर पढ़ना है। इसमें जो है ये डिटेल्स गिवन है कि सबसे पहले जो स्ट्रीम ऑर्डर है वो ग्रेविलियस ने दिया है 1914 में। तो वो कैसे जो है वो स्ट्रीम को डिवाइड कर रहे हैं, जिसमें जैसे कि जो स्मॉलर स्ट्रीम है, जो लार्जर स्ट्रीम है, वो स्ट्रीम नंबर कैसे दिया जा रहा है, वो वाला ये टॉपिक है। और ये इससे क्वेश्चन अभी 3-4 साल से तो हर बार ही आ रहा है। तो ये आपको अच्छे से पढ़ना है, इस चैप्टर का ये मेन टॉपिक है। नेक्स्ट इसमें जैसे कि किसी ने बोल दिया कि अगर 2+2 है तो ही नेक्स्ट ऑर्डर आएगा। किसी ने बोल दिया कि 2+1 हो गया तो वो 3 हो जाएगा। लेकिन कोई बोल रहा है कि अगर दोनों सेम ऑर्डर की नहीं होंगी तो नेक्स्ट नंबर नहीं होगा। तो इस तरह से आपको क्लासिफिकेशन डिफरेंस इनके बीच का वो सब पता होना चाहिए। वो आपसे डायग्राम की हेल्प से भी पूछ सकते हैं कि बताइए ये किसकी क्लासिफिकेशन है। नेक्स्ट आता है इसमें लीनियर, एरियल और रिलीफ। ये 1D 2D और 3D वाले जो फीचर्स हैं वो आपको याद करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसमें बाइफर्केशन रेशियो का। इसकी जो डेफिनेशन है, इसका फॉर्मूला है, इसके ऊपर कैलकुलेशन है। जैसे NU+1 ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये आपको वैल्यूज निकालनी आनी चाहिए। फिर आता है हमारा फॉर्मूलाज, जैसे कि स्ट्रीम ऑर्डर का जो कि आरी हॉर्टन ने दिया है, फॉर्म फैक्टर का जो कि हॉर्टन ने 1932 में दिया है, इसका ये फॉर्मूला है। और इसमें जीरो किसको रिप्रेजेंट कर रही है और वन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर 1.5 से कम है तो वो जीरो की तरफ जाएगी, यानी कि इलोग्नेटेड होगी, और 0.5 से अबव है तो वो सर्कुलेटरी की तरफ जाएगी। तो ये इतना ही आपको याद करना है। फॉर्मूला, फॉर्मूला में कौन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किसने दिया है, और 0 और 1 के यानी कि उनकी जो वैल्यू है वो कितने से कितने के बीच में आएगी। और अगर वो 0 है तो वो इल्यूमिनेटेड होगी या फिर सर्कुलेटरी होगी। तो इस तरह से। और अदर इंडेक्सेस क्या है, इलेक्ट्रिसिटी इंडेक्स है, सर्कुलेटरी इंडेक्स है। तो ये सारे वैल्यूज आपको याद करने हैं, और उन किसने दिए हैं, कब दिए हैं, और उसमें जो वैल्यूज है वो किस रेंज में लाई करती है। जैसे 0 से 1 के, उसमें ये याद रखना है कि 0 की तरफ इलोंगनेटेड है या सर्कुलेटरी है। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये फॉर्मूले आपको याद करने हैं, और इससे ज़्यादा इन डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। एक ये पूछा जाता है कि आरबी की ये वैल्यू दे देंगे, और इसमें पूछ लेंगे कि बेसिन कैसा है, फ्लैट है, माउंटेन है, आइडियल है। तो आइडियल के लिए वैल्यू आपको याद करके जानी है कि 4 से अबव अगर वैल्यू है तो वो आइडियल बेसिन माना जाता है। इसमें ना फॉर्मूला याद करना, इसका रट्टा मार लो कि 2 की वैल्यू है तो रोलिंग या फ्लैट बेसिन होगा, और 3 से 4 के बीच है तो ये होगी, और आइडियल के लिए। इसके बाद आता है मेन रिंग के लिए, जो साइनोसिटी इंडेक्स है। इसमें क्या होगा कि अगर इतनी वैल्यू है तो स्ट्रेट होगी, 1.06 से 1.3 के बीच में है तो लो साइनिसिटी होगी, यानी कि वो हल्की हल्की मेंडर करनी स्टार्ट कर देगी। और साइनस है तो 1.3 से लेकर 3 तक की वैल्यू होगी। ये देखिए, ये जैसे लो साइनोसिटी की वैल्यू आ गई। और ये अगर हाईली मेंटरिंग है तो ये ऑक्सपोलेक्स फॉर्म करने स्टार्ट कर देगी, तो ये साइनस है। जितनी ज़्यादा वैल्यू बढ़ती जाएगी ये उतनी ज़्यादा मेंडर करेगी। तो इस तरह से हमें ये जो टॉपिक है, ये जो चैप्टर है वो पढ़ना है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है।
उसके बाद आता है ये ग्राफ वाला पोर्शन। अगर किसी को ये है कि नहीं अगर छूट जाएगा, मतलब ज़्यादा कोई स्ट्रेस ले रहा नहीं, मैं तो पढ़ के ही जाऊँगा, तो वो कैसे पढ़े? सिर्फ़ इसमें ग्राफ की फ़ोटो देख लो और अपने माइंड में छाप लो कि इस तरह का ग्राफ है, इस तरह की स्लोप है, तो ये हाइप्सोमेट्रिक कर्व होगा, बस। उस जो पेपर आएगा आपका इस बुक से, मतलब वैल्यू भी ऐसी की ऐसी आएंगी, वैल्यू भी चेंज होके नहीं आएंगी, यहाँ से ऐसे की ऐसे ही आपको उठा के छाप देते हैं पेपर में। कोई ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। नहीं समझ आ रहा तो रट्टा मार जाओ कि इस तरह की फिगर बनाई हुई है, तो ये एरिया हाइट का कर्व है। ना आपको इसमें कुछ पढ़ना ना कुछ देखना, कि ये देख लो कि एक्स एक्सिस इसको रिप्रेजेंट कर रही है, वाई एक्सिस इसको रिप्रेजेंट कर रही है, और ये इस तरह की जो फिगर है ये इसको इस तरह के कर्व को रिप्रेजेंट कर रही है। ज्यादा स्ट्रेस लेने की कोई जरूरत नहीं है इस चैप्टर में। जो मेन टॉपिक है वो है हमारा स्ट्रीम ऑर्डर का, और वो दूसरा मैंने बताया था कि मेन रिंग वाला उससे पूछा जाता है। और इसमें एक ये वाला फॉर्मूला याद करके जाना है आपको, जिसमें ये एंगल निकालना होता है कि टेन थीटा इज इक्वल टू काउंटर इंटरवल इनटू लेंथ अपॉन एरिया। तो ये वाला जो है ये आपको याद करके जाना है बस। इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है आपको। ज़्यादा डेप्थ में पढ़ेंगे उतना ही जो है आपकी, और जो याद कर रहे हैं चीज़ें वो खराब होती जाएंगी। उससे नेक्स्ट आता है हमारा जो मेन टॉपिक है वो आता है टेरेन प्रोफाइल्स का। इसमें सिंपल प्रोफाइल है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, किस तरह से इसमें माउंटेन पीक्स हैं, जैसे कि टू रेंजेस जा रही हैं, तो अगर उसमें दोनों रेंजेस रिप्रेजेंट की गई हैं तो वो कौन सी किस टाइप की सुपर इम्पोज होगी, सिंपल होगी। अगर उसमें सिर्फ पिक्स पिक्स दिखा रखी हैं तो वो कौन सी होगी, प्रोजेक्टाइल होगी या फिर कंपोजिट होगी। तो इस तरह से आपको ये जो है इनकी डेफिनेशन बेसिकली एक लाइन में ही समझ के जाना है कि इस तरह का बॉल रखा है, इस तरह की फिगर दे रखी है, तो ये कौन सी होगी। ठीक है, इतना ही पढ़ना है। जैसे रिवर प्रोफाइल में दे दिया इस तरह का स्लोप है तो ये हो गया लॉन्गिट्यूडनल, और इस तरह का जैसे कि इसमें ये इस तरह का स्लोप दे रखा है तो ये हो गया ट्रांसवर्स। यानी कि आपको अगर और ज्यादा कुछ ना समझ में आए तो रट्टा मार जाओ, वहां पे आपको पेपर क्लियर करने से मतलब है, समझ आप बाद में लेना, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं बचा हुआ है, हार्डली 20 दिन है। इतना कर लोगे आपको पेपर निकल जाएगा। तो ये पता नहीं कि जून में क्या पता नेगेटिव मार्किंग आ जाए, तो क्यों चांस लेना है, समझना बाद में, अपना पेपर पहले क्लियर कर लो। आगे का कोई भरोसा नहीं है किस तरह के क्या क्वेश्चन आए। अगर और कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।